देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,58,000 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 385 लोगों की मौत हुई है। कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी जगहों पर कोरोना के ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों के मुकाबले कोरोना के नए केस में 5% की कमी आई है। फिलहाल देश में पॉजिटिविटी रेट 19.65% है। देश में अगर टेस्टिंग के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटे में 13,13,000 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ है। यानी साफ है कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के बाद कोविड टेस्ट में कमी आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में एक्टिव मरीजों की तादाद 16 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के बेकाबू रफ्तार के बीच एक राहत भरी खबर भी आई है। देश में 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को कोरोना के 12,527 नए मामले सामने आए हैं, जो रविवार के मुकाबले काफी कम है। रविवार को 18,286 मामले सामने आए थे। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट में भी लगातार तीसरे दिन कटौती देखने को मिली है। सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रविवार को दिल्ली में 44,762 टेस्ट किए गए, जबकि इससे पहले 65,621 टेस्ट हुए थे। ऐसे में ये लगातार तीसरा दिन है जब टेस्ट में कमी आई है। इससे पहले दिल्ली में करीब 1 लाख टेस्ट रोजाना हो रहे थे। नए कोरोना मरीजों के साथ अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 83,982 हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण दर में दिल्ली में 27.99% के आसपास पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक होम आइसोलेशन में इस वक्त 68,275 मरीज हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 5,976 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 12 लोगों की मौत हुई है। वहीं बेड ऑक्यूपेंसी घटकर 14.7% हो गई है। इससे पहले रविवार को राजधानी मुंबई में कोरोना के 7,895 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। जबकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,111 नए मामले सामने आए हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने ऐलान किया है कि भारत में 12 से लेकर 14 साल के बच्चों का टीकाकरण मार्च में शुरू हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि तब तक 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में अगले चरण में बच्चों को टीका लगाए जाने की पूरी उम्मीद है। पुलवामा में कोविड टेस्टिंग की पहली लैब खोली गई है। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। पहले हमें टेस्ट श्रीनगर भेजना पड़ता था और 1-2 दिन इंतजार भी करना पड़ता था। कोविड लैब के साथ एक 100 बेड का अस्पताल भी पुलवामा में तैयार किया गया है। कोरोना के इस दौर में जहां नए केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को संक्रमण की जांच करने के लिए खुली इस लैब की पुलवामा जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद रफीक ने तारीफ की है। और अब सुपर 30 में देखिए राजनीति से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। रोज राजनीतिक दल अपने स्तर पर प्रचार संवाद कर रहे हैं। इस क्रम में अब पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की सोमवार को वर्चुअल बैठक हुई। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नमो ऐप डाउनलोड करवाएं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन जारी है। दिल्ली यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें राज्य के बाकी बचे उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। गठबंधन में सीट शेयरिंग भी फाइनल मुहर लगाने की तैयारी है। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा यूपी बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ भी बैठक हो सकती है। दोनों दलों के साथ गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात होगी। सियासी जमीन तैयार है। राजनीतिक गुणागणित का दौर भी जारी है। वोटिंग की तारीखें आगे बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।
इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, ये सस्पेंस जल्द ही खत्म होने वाला है। आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे पर जनता की राय के लिए चलाए जा रहे कैंपेन को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आज उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 70 विधानसभा सीटों में से करीब 40 नाम पार्टी ने फाइनल कर लिए हैं। 2 दिन स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठकों के बाद पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चंडीगढ़ के मेयर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। मेयर पद पर हुए चुनाव को आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। 8 जनवरी को महापौर पद के लिए हुए इस चुनाव के दौरान काफी विवाद हुआ था, जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 14 वोट बराबर होने के बाद आम आदमी पार्टी के एक पार्षद के वोट को बैलेट फटा होने के कारण अयोग्य करार दे दिया गया था। इस तरह निगम के मेयर के पद पर बीजेपी के उम्मीदवार को चुन लिया गया था। इस चुनाव को अब हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है, जिस पर हाईकोर्ट आने वाले 1-2 दिनों में सुनवाई कर सकता है। पंजाब में वोटिंग की तारीखों में बदलाव किया गया है। सीएम चन्नी के साथ साथ अकाली दल, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी इसकी मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने ये फैसला लिया है, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग का धन्यवाद दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने लिखा है कि चुनाव की तारीखों के आगे बढ़ाए जाने पर मैं आयोग का धन्यवाद करता हूँ। मैंने चुनाव आयोग को खत लिखा था क्योंकि गुरु रविदास जयंती के लोग बनारस जाएं। जम्मू में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मुफ्ती ने कहा है कि 70 साल पहले भारत के लोगों को देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का मौका मिला था। आज हमारे पास मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। ये उस आज़ादी से भी बड़ी आज़ादी होगी क्योंकि ये इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। जब बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो इन्हें यूपी में लोगों को देने और बोलने के लिए कुछ नहीं होता। अगर होता तो गरीबी नहीं होती, अस्पताल होते, लोगों के पास रोजगार होता तो कोविड में लोग अपनी लाशों को गंगा में नहीं बहा रहे होते। और सुबह 30 में सियासत की खबरों के बाद देखिए कुछ और बड़ी और अहम खबरें। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के हालात विषय पर अपना संबोधन दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना के मुकाबले के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी आशावान विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज सिर्फ 1 साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में आईईडी मिलने के मामले में नया अपडेट आया है। टेलीग्राम पर अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने मंडी में आईईडी प्लांट कराने की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास एमजीएच के इस क्लेम के संबंध में एक लेटर मौजूद है। जांच में जुटी एनआईए की एक टीम ने स्पेशल सेल के अफसरों से केस को लेकर मुलाकात की है। वहीं एनएसजी ने विस्फोटक से जुड़ी अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। आतंकी संगठन ने अपने लेटर में काफी कुछ लिखा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी एयरपोर्ट और इसके करीबी इलाकों में मौजूद एक तेल के केंद्र पर 3 बड़े धमाके हुए हैं। इन हमलों में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मृतकों में 2 भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। इसके अलावा 6 और लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। धमाकों के बाद एयरपोर्ट में आग भी देखी गई है। शक तो ये भी जताया जा रहा है कि ये हमले ड्रोन्स के जरिए किए गए हैं। हमले के बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमला कर जवाबी कार्रवाई की है। और सुपर 30 में अब देखिए आपके राज्यों की खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। 1 हफ्ते पहले भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान ईडी ने जमानत का विरोध किया था। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से 60 दिन के भीतर ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बता दें कि जेल में बंद अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं। उन पर पुलिस से वसूली करवाने का आरोप है।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल ही नहीं, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके, इसके लिए प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। कल गोरखपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर फ्लैग मार्च किया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने खास तैयारियां की है। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की सड़कों पर जवान कदम ताल करते हुए जायजा लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने यहां फ्लैग मार्च भी किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये मार्च किया गया है। भागलपुर के एक थाने के पुलिसकर्मी जिले के अपने सबसे बड़े अधिकारी को पहचान नहीं सके। हाल ही में ट्रांसफर के बाद एसएसपी के तौर पर भागलपुर आए सीनियर आईपीएस बाबूराम रात को थानों के निरीक्षण पर निकले थे। इसी सिलसिले में वो जोगसर थाने पहुंचे। सादे ड्रेस में एक सहयोगी के साथ थाने में आए एसएसपी को पुलिस वाले पहचान नहीं सके। एसएसपी बाबूराम ने बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। इस पर उन्हें दरोगा के साथ ही सिपाही की भी रताड़ सुननी पड़ी। ये सब लोग बना रही है कहाँ लोग वीडियो बना रहे हैं। कौन सी बना रहे हैं? वीडियो कौन सी बना रहे हैं? सर फोटो खींच रहे थे तो हम भी सोचे सर बना लें। नीचे कीजिए मोबाइल। इंदौर में अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की हदें पार करने वाले राजेश विश्वकर्मा के अय्याशी के अड्डे को तोड़ दिया गया है। मांगलिया स्थित फार्म हाउस को नगर निगम ने 4 से ज्यादा जेसीबी और बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। 1 लाख स्क्वायर फीट में बनाए गए फार्म हाउस में कुल 27,000 स्क्वायर फीट का निर्माण था, जहां पर तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। कलेक्टर मनीष सिंह ने फार्म हाउस बनाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद एसडीएम और एसडीओपी की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। दिल्ली समेत देश में भारी ठंड पड़ रही है। कश्मीर से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। दिल्ली में कोहरा छाए रहने की आशंका है। कश्मीर में चिल्लई कला का समय चल रहा है। वजह है कि कश्मीर इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है और घाटी में पारा 0 से कई डिग्री नीचे तक लुढ़क गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से कई शहरों में पारा सामान्य से नीचे चला गया है। और सुपर 30 के बाद रुक करते हैं काशी का, जहां से अच्छी खबर है। काशी